ठीक है, देखो तो हम लोग प्रिज्म के बारे में पढ़ रहे थे। तो प्रिज्म क्या होता है भैया? प्रिज्म एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है जिसमें कोई भी दो अपवर्तक पृष्ठ, जैसे इस वाले डायग्राम में आपके पास क्या है, ए बी और ए सी, ये दोनों क्या है आपके अपवर्तक तल या अपवर्तक पृष्ठ है, किसी एक निश्चित कोण पर झुके होते हैं, और ये जो कोण होता है वो आपका क्या कहलाता है? प्रिज्म कोण कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? प्रिज्म की डेफिनेशन होगी। अब प्रिज्म पर हमने एक ये प्रकाश की आपतित किरण डाली, ये क्या हो गई हमारी? आपतित किरण, यानी कि आने वाली। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक काम करते हैं, बाद में लिखते हैं नामों में इसको भी शॉर्टकट में बोल दे रहे इंसिडेंट रे, IR। ठीक है, अब ये सरफेस है, बाहर क्या है? हवा, अंदर क्या है? कांच। ये दो माध्यम को अलग कर रहा है। तो जब माध्यम को अलग करने वाला अगर ये अपवर्तक सतह है, तो इस पर हम क्या ड्रॉ करेंगे? एक अभिलंब हमने खींच दिया। सतह के लंबवत हमने क्या करा? एक अभिलंब खींचा। जी हमारे पास में क्या है? N1, इसको हमने अभिलंब मान लिया। ठीक, अब क्या होगा? बाहर हवा, अंदर कांच, विरल से सघन में जा रही है। क्या हो रहा है? विरल से सघन में जा रही है। तो क्या होगा कि लाइट रे जाना तो ऐसे था, ठीक है, तो क्या होगा जब विरल से सघन में जाएगी? सर अभिलंब की ओर झुक जाएगी, है ना? तो अभिलंब तो ये है, तो क्या होगा? सीधा ना जा करके ये लाइट रे थोड़ा सा बेंड हो जाएगी। किधर? अभिलंब की दिशा। ये लो, अभिलंब की तरफ बेंड हो गई। अब सर अब तो कांच से बाहर निकलेगी, फिर माध्यम बदल गया, हो रहा है कि नहीं? तो जब कांच से बाहर निकलेगी तो यहां पर भी हमने क्या किया? एक अभिलंब डाला। हमने कहा भैया यहां पर भी तो सेम कहानी है। हाँ, यहां पर भी सेम कहानी है, कोई दिक्कत नहीं, अभिलंब N2। अब सर अब कांच से हवा में जा रही है, यानी सघन से विरल में जा रही है। तो जब सघन से विरल में जाएगी तो इसको जाना तो ऐसे था, तो जब सघन से विरल में जाती है तो क्या होता है? अभिलंब से दूर हट जाती है। तो क्या ये सीधे जाएगी? सर नहीं, क्या होगा? अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो ये सीधा ऐसे ना जाकर के थोड़ा सा इससे दूर हट जाएगी और ऐसे निकल गई। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको पीछे बढ़ाऊं तो ऐसा नजर आएगा। बहुत ध्यान से अब एक एक बात सुनना। ठीक, चलो आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ, देख लो। ये आने वाली किरण क्या थी? ये आने वाली किरण थी IR। ठीक, सतह पर आपतित हुई, सतह के बिंदु P पर आपतित हुई। कहां पे? बिंदु P पर। अब जब वो विरल से सघन में गई तो हमने क्या देखा? जाना इसको ऐसे था, पर अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक गई। अभिलंब कौन था? ये N1। ठीक, इधर की तरफ झुक के चली गई। अब जब ये सतह से बाहर निकलने वाली थी, ये हमने मान लिया पॉइंट Q। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ कि ये बाहर निकली, तो क्या होगा? सर सघन से विरल में जा रही है, तो जाना ऐसे था, पर सघन से विरल में गई, इसलिए अभिलंब से दूर हट के चली गई। लेकिन हमने जब देखा सर आने वाली तो ऐसे जा रही थी, जो आपतित किरण थी वो ऐसे थी, निर्गत किरण ऐसे जा रही है, तो इनके बीच में कुछ कोण बन रहा है, और इस बनने वाले कोण को हम कहते हैं विचलन कोण। डेल्टा से लिखते हैं, कहीं कहीं डी भी लिखते हैं, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो जाना है। तो ये एक कोण बन गया विचलन कोण। अब सर अब कुछ और बातें आप बता दो, क्योंकि यहां पर अपवर्तक तल है, आपतन की घटना घट रही है। तो ये रहा तुम्हारा अभिलंब, ये क्या है? अभिलंब। ये क्या है? आपतित किरण। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण क्या होगा? सर आपतन कोण I होगा। और ये रहा तुम्हारा अभिलंब, ये है अपवर्तित किरण, है ना? इसको हमने लिख दिया RR, रिफ्रैक्टेड रे। PQ क्या है? अपवर्तित किरण। ठीक है, तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में बना कोण क्या हो जाएगा? अपवर्तन कोण। और ये बाहर जाने वाली है, इसको हम कहते हैं निर्गत किरण। क्या कहते हैं? इमर्जेंट रे, निर्गत किरण। ठीक है, ER, शॉर्टकट में क्या लिख देते हैं? इमर्जेंट रे। ठीक, और ये अभिलंब और बाहर निकलने वाले के लिए जो बना कोण होता है उसे हम बोलते हैं कोण E। E का मतलब है क्या है? निर्गत कोण। क्या है? निर्गत कोण। अब यहां पे देखो, प्रिज्म में तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, बहुत ध्यान से। कितने कोण पढ़ने हैं? 5। कितने कोण पढ़ने हैं? 5 कोण। कौन कौन से?
पहला तो यही हो गया कोण ए, जो कि आपका क्या है, प्रिज्म कोण। दूसरा कोण आई, आई क्या था सर, आपतन कोण। आई क्या है, आपतन कोण। सर तीसरा पढ़ना कोण आर के बारे में। कोण आर क्या होता है, अपवर्तन कोण। आर क्या है सर जी, अपवर्तन कोण है। फिर कोण ई, कोण ई क्या है सर, निर्गत कोण है। क्या है, निर्गत कोण। और लास्ट में अपने पास एंगल डेल्टा। डेल्टा क्या है, विचलन कोण। क्या है ये, मतलब सर मतलब ये कि अपने वास्तविक पथ से कितने कोण ये मुड़ के गई है, ठीक है ना, कितना एंगल बनाती हुई ये मुड़ के गई है, यह कहलाता है विचलन कोण। तो 5 कोण पढ़ने थे अपने को। कौन कौन, कोण ए जो कि प्रिज्म कोण है, कोण आई जो कि आपतन कोण है, कोण आर जो कि अपवर्तन कोण है, कोण ई जो कि निर्गत कोण है, और कोण डेल्टा जो कि विचलन कोण है। और इसके अलावा 3 किरणों के बारे में पढ़ना है। कौन कौन, एक ये आपतित किरण, ठीक है, आई आर जो कि आपका क्या होता है, आपतित किरण, आर आर जिसको हमने क्या बोला है, अपवर्तित किरण, और लास्ट में ई आर जो कि आपकी है निर्गत किरण। समझ आ रही है बात थोड़ी सी। तो हमारे पास मुख्यतः ये इतनी चीजें हैं। तो प्रिज्म में हमें इतनी चीजें पढ़नी होती है। क्या क्या पढ़ना है अपने को, 5 कोण और ये। पर प्रिज्म में इतना ही पढ़ना भी है तुम्हें ज्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं है। हाँ, ये कर सकते थे कि सर एक काम करते हैं, एक काम ये करो कि यहां पर एक और उल्टा प्रिज्म लगा देते हैं। क्या करते हैं, एक प्रिज्म और उल्टा करके लगा दे, तो ये सीधा जैसे जा रही थी इसके समांतर चली जाएगी उधर। चलो आगे भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, बट आगे चर्चा करने से पहले एक छोटी सी डिफिनेशन और हम लोग पढ़ते हैं, जिसको कहते हैं वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं, अब आप इसे चाहे वर्ण विक्षेपण बोलो या कुछ लोग इसे परिक्षेपण भी कहते हैं, ठीक है, डिस्पर्जन, अंग्रेजों की भाषा में क्या कहते हैं, डिस्पर्जन कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, देखो अब कुछ बातें ध्यान से सुनो, अभी लिखना आराम से, टेंशन मत लो, अब सुन लो हमारी बातें पहले। सबसे पहली बात, जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है, जो श्वेत प्रकाश है, वो एक्चुअल में तो सफेद नहीं होता है। वास्तविकता में क्या होता है कि वो कई रंगों का मिश्रण है। वास्तविकता में जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है वो कई रंगों का मिश्रण होता है, वो केवल सफेद होता नहीं या पीला होता नहीं जो हमें दिखता है। कैसे, इसको आप लोग खुद भी एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, मैं अभी बता रहा हूं वो एक्सपेरिमेंट क्या है। तो जो श्वेत प्रकाश है वो कई सारे रंगों का मिश्रण है। तो जब हम इस श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर के गुजारते हैं तो वो अपने अवयवी रंगों में टूट जाता है, मतलब जितने भी रंगों का मिश्रण है उतने रंगों में बंट जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं या परिक्षेपण कहते हैं। क्या कहे, डेफिनेशन क्या है, जब सूर्य से आने वाला श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो यह अपने अवयवी रंगों में बट जाता है। यह घटना क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण कहलाती है। समझ जाओगे ना सर, क्या मतलब है आपका, हमारा मतलब बहुत स्पष्ट है, ठीक है। देखो बनाते हैं अपन लोग, प्रिज्म बनाते हैं पहले, फिर बात थोड़ी सी स्पष्ट होगी।
ये हमारे पास एक प्रिज्म है, ठीक है ना, वही कहानी प्रिज्म ए बी सी, ठीक है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है यार, हाँ दिख तो रहा है, ठीक है। तो प्रिज्म ए बी सी हमारे पास एक क्या है, प्रिज्म है। अब जरा ध्यान देना, यहां से हमने सूर्य का एक श्वेत प्रकाश डाला, ठीक है, ये रहा सूर्य का श्वेत प्रकाश। तो इसको एक्चुअल जाना तो वैसे था सर, हाँ जाना ऐसे था, पर ऐसे जाएगा नहीं सर, ये तो हमें भी पता चल गया है कि जाना ऐसे था पर ऐसे वो जाएगा नहीं। फिर कैसे जाएगा, जब हम इसको प्रिज्म पे डालेंगे तो अपने रंगों में बटेगा ही, मतलब जरा ध्यान देना यहां पर, चलो मैं कुछ लाइट रे बना ले रहा हूं यार, ज्यादा बढ़िया रहेगा। दो ठीक है, नेक्स्ट अभी सात हुए नहीं हुए, एक दो तीन चार, हो गए ना सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ हो गए, गद्दारी हो गई। चलो एक को मिटा देते हैं, ठीक है चल कोई बात नहीं। तो ये हो गया एक, कितने रंगों में टूटेगा ये, सात रंगों में, कितने में, सात हो गए, तीन दो पांच तो सात। और ये जो रंग होते हैं ना, चलो मैं इनको बना ही लेता हूं कायदे से, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये सातों रंग कौन कौन से होते हैं, सबको याद है कि नहीं याद है सर? ये सातों रंग होते हैं विबग्योर, क्या होते हैं, वी आई बी जी वाई ओ आर, सातों क्या होते हैं, विबग्योर, ठीक है। जहां से वी का मतलब है वायलेट, वायलेट का मतलब क्या होता है, बैगनी, क्या होता है, बैगनी। आई का मतलब, चलो थोड़ा सा स्पेस कम है यार, थोड़ा मुझे बड़ा बनाना चाहिए था यार, चलो कोई नहीं। तो वी का मतलब है वायोलेट, बैगनी। आई का मतलब है इंडिगो, इंडिगो मतलब क्या होता है, आसमानी। और बी का मतलब है ब्लू यानी नीला। जी का मतलब है ग्रीन यानी हरा। वाई का मतलब हो गया येलो। ओ का मतलब हो गया ऑरेंज। और आर का मतलब होता है रेड। तो ये 7 रंग आपके पास में होते हैं, यानी कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो इन 7 रंगों में बट जाता है। अब जरा कुछ बातें ध्यान से सुन लो।
यहां पर सबसे कम अपने रास्ते से कौन विचलित हुआ है? सबसे कम। तो सर सबसे कम विचलन किसमें हुआ है? लाल में। भाई उसको यहां जाना था, इतने पे चली गई। सबसे ज्यादा किसमें हुआ? बैगनी में। यहां जाना था, यहां से गई है। तो अपने रास्ते से सबसे ज्यादा कौन मुड़ा है? बैगनी। कौन मुड़ा है? बैगनी। तो सबसे ज्यादा विचलन किसमें होगा? बैगनी में। उससे कम इंडिगो में, उससे कम ब्लू में। तो ये बात समझ आ रही है ना? तो यहां पर ना सबसे कम विचलन किसमें हो रहा है? सर सबसे कम विचलन हो रहा है लाल रंग में। अच्छा, सबसे कम विचलन हो रहा है, इसका मतलब सबसे अधिक चाल किसकी है? सबसे अधिक चाल इसका मतलब किसकी हो जाएगी? लाल कलर के प्रकाश की। और यही रीजन है, सुनो सुनो, यही रीजन है कि सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी आपको सूर्य क्या दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय लाल दिखने का रीजन क्या है? क्योंकि सूर्य से जो आने वाली सातों रंग की किरणें हैं, सबसे तेज कौन चलती है? लाल कलर। अपने रास्ते से इधर उधर ज्यादा भटकी नहीं तो सीधा आ गई, और जब सीधा आ गई तो वो आपको आते हुए कहां दिखेगी? अर्थ पे दिखेगी। अब भाई जो इधर उधर भटक गए वो थोड़ी ना पहुंचेंगे धरती पे, क्योंकि उनकी स्पीड भी कम हो गई है। तो इस वजह से हमें क्या देता होता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना। समझ आया बात भैया? बोलो, कोई दिक्कत? अच्छा, सबसे ज्यादा कौन भटका हुआ है? सर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये सब सबसे ज्यादा भटके हुए वाले हैं। तो सबसे अधिक विचलन किसमें हो रहा है? जिसका विचलन सबसे अधिक, उसकी चाल सबसे कम। सबसे अधिक विचलन हुआ है बैगनी में, वायलेट है ना, बैंगनी में। तो इसका मतलब इसकी चाल क्या है? सबसे कम। सबसे कम चाल किसकी हो जाएगी? बैगनी की। अब जरा ध्यान दो, क्या ध्यान ये दो कि भाई जब इसकी चाल सबसे कम है इन तीनों की, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, तो नीचे वाले हैं, नीचे वाले हैं तो मतलब इनकी चाल कम है। चाल कम है मतलब ये फैलेंगे ज्यादा, और जब ये ज्यादा फैलेंगे तो इसी वक्त कारण हमें क्या होता है कि आसमान नीला दिखाई देता है। आसमान नीला दिखने का रीजन क्या है? क्योंकि ये प्रकाश की किरणें फैलती ज्यादा है। जब ये फैल गई आसमान में तो हमको वो सारा रंग कौन सा दिखाई देगा? जो आसमान में बैठी है। आसमान में ये तीनों हैं जो नीचे वाले हैं, जिनका विचलन सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये फैल ज्यादा गई, और इसी को हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन भी कहते हैं। कि जब प्रकाश की किरण आती है ना तो लगातार क्या हो रहा है कि जो वायुमंडल के पार्टिकल्स हैं, वायुमंडल के कण हैं, उनसे बार बार टकराती है, टकराने के कारण अपना रास्ता बदलती है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना कहते हैं। फिलहाल तो इसके कारण आपको क्या हो रहा है कि जो आपका आसमान है वो नीला दिखाई दे रहा है। किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण आसमान का नीला दिखना। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा भैया। सबसे अधिक चाल किसकी है? रेड की। सबसे अधिक विचलन किसका है? वायलेट का। ठीक है, तो ये पैटर्न आपको दिमाग में बिठा के चलना पड़ेगा। आराम से छापो सारी बातें। चलो देखते हैं। तो अपने पास कुछ बातें और हैं जो इससे जुड़ी हुई बातें हैं, उसको भी एक बार देख लेते हैं जरा ध्यान से। क्या, जैसे आपने यहां पे पैटर्न बना लिया। पैटर्न क्या बना है? सर नीचे से उल्टा चल रहे हैं। पैटर्न क्या बन रहा है? विबग्योर। क्या बना है? ठीक। तो हमें यह पता है कि इसमें अगर हम इधर चले जाएंगे तो इनकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। क्या होगा? इनकी चाल बढ़ती क्रम, यानी कि सबसे कम चाल किसकी है? वायलेट की। उससे ज्यादा इंडिगो, उससे ज्यादा ब्लू, उससे ज्यादा ग्रीन, उससे ज्यादा येलो, उससे ज्यादा ऑरेंज, और उससे ज्यादा रेड की चाल। ठीक। और अगर विचलन की बात करेंगे तो विचलन क्या होगा? जो डेविएशन है वो घटता चला जाएगा। अब जरा मैं तुमसे एक बात पूछ लूं कि ये बताओ किसके लिए, किस रंग के लिए विचलन कोण का मान
विचलन कोण का मान अधिक होगा। और मैंने तुम्हें 4 ऑप्शन पकड़ा दिया। बैगनी, अच्छा बैगनी को छोड़ो, 4 ऑप्शन मैंने तुम्हें दे दिया। रेड, ऑरेंज और ग्रीन। इसमें से बताओ तीनों में से किसका विचलन सबसे अधिक होगा, विचलन कोण का मान किसके लिए सबसे ज्यादा होगा? हाँ? भाई हमें ये बात दिमाग में बिठाओ, कोई जरूरी थोड़ा है कि आपको यहां तक दे ही। उसने 4 ऑप्शन में कुछ भी दे दिया तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है ऊपर से नीचे तक। समझ आ रही बात कि भैया जो सबसे पहले आएगा उसका विचलन, यानी वी की ओर में वी का विचलन सबसे ज्यादा, उससे कम आई का, उससे कम बी का, उससे कम जी का। तो यानी कि इसमें ना तो वी है, ना आई है, ना बी है, कौन है? जी। इसका मतलब सबसे अधिक विचलन कोण किसका होगा? ग्रीन का होगा इन तीनों में। वैसे तो सबसे ज्यादा किसका होता है? वायलेट का, पर इन तीनों में किसका होगा? ग्रीन का। तो इस तरीके से अगर बहुविकल्पीय प्रश्न बनाया जाए तो कर लोगे। अगर मैं यहीं पे चाल की बात कर लेता हूं, चलो, किस रंग के लिए चाल का मान सर्वाधिक होगा? यहां पर हमने बैगनी कर दिया वायलेट और यहां हमने कर दिया ब्लू। अब बताओ जरा क्या आंसर होगा? चाल किसके लिए सबसे ज्यादा होगी? लाल तो है नहीं ऑप्शन में। गलत कैसे है? जो 4 है इनमें से बताओ किसकी ज्यादा है? कौन होगा? ऑरेंज हो जाएगा। तो ये सब छोटे छोटे अगर बहुविकल्पीय टाइप के 1 नंबर 2 नंबर प्रश्न बनाए जाए तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग कर लेंगे। अब यहां से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस की चर्चा और 2-4 कर लेते हैं। जैसे अच्छा, यही सारी घटनाएं घटती हैं कहां पे? जैसे इंद्रधनुष का बनना, तारों का टिमटिमाना, ठीक है ना? ये सब भी क्या है? अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण हो रहा है? अपवर्तन के कारण हो रहा है। चाहे वो तारों का टिमटिमाना हो, चाहे वो इंद्रधनुष का बनना हो, या ये प्रिज्म वाला देखा, ठीक है? कोई समस्या हो तो बताओ इसमें, प्रिज्म तक में क्लियर है ना सारी बातें? तो आप लोगों के लिए मैं 1-2 बातें दे रहा हूं। जैसे आपको इसका जवाब बताना है, तारे टिमटिमाते क्यों हैं? टिमटिमाते क्यों है? इसका आंसर तुम्हें लिखना है। कई बार पूछा गया है, ठीक है? एक क्वेश्चन और मैंने देखा था यार, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। हाँ, कि किसी भी अंतरिक्ष यात्री को, ये 2 क्वेश्चन तुम्हें इसके जवाब लिखने हैं। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश या आसमान काला दिखाई देता है, क्यों? काला दिखाई देता है क्यों? ठीक है। अच्छा, हम लोग को तो आसमान कैसा दिखाई दे रहा है? नीला। लेकिन जब कोई अंतरिक्ष यात्री होता है तो कैसा दिखाई देता है? उसे काला दिखाई देता है। ऐसा क्यों? अच्छा, ऐसा उसी के साथ नहीं है। अगर अपने पास भी वायुमंडल ना होता, या वायुमंडल के कारण प्रकाश के अपवर्तन की घटना ना घटती, तो हमें भी आसमान कैसा दिखाई देता? काला दिखाई देता। फिर वो भी नाम है नीला दिखाई नहीं देता। तो आसमान के नीला दिखाई देने का हमारे यहाँ पे कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। आसमान का नीला दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। और अंतरिक्ष में वायुमंडल होता ही नहीं है। समझ रहे बात को? स्पेस के अंदर वायुमंडल लगभग होता नहीं, होता भी तो बहुत ना के बराबर होता है, ठीक है? तो वायुमंडल होता ही नहीं, जिस कारण अपवर्तन की घटना होती नहीं और उन्हें आसमान काला दिखाई देता है। लिख लोगे ना अपने शब्दों में अब इसको? अच्छा, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? सेम वही कहानी कि जब आप अर्थ से ऊपर जाते हो, यह है अर्थ, हमारी धरती मां है ना, तो यहां पर मान लो कोई तारा है। अब ये जलने का मतलब क्या है भाई? तारे हैं तो इससे लाइटें निकलेंगी, ठीक है? और यहां पर गजोदर खड़े होकर के देख रहे हैं, ठीक है? यहां पे गजोदर देख रहे हैं उसको कि जब तारा जलेगा तब अपनी वाली का मैसेज आएगा तो उससे चैटिंग करेंगे। हाँ, तो इन्होंने क्या देखा कि यहां से एक लाइट रे निकली, यहां से एक लाइट रे निकली, इनकी आंखों पे पड़ी, इनको तारा जलता हुआ दिखाई दिया। लेकिन एक्चुअली ये है कि जो हमारा वायुमंडल है उसमें हम वायुमंडल में जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं, ऊपर जाते जाते हैं, ऊपर जाते जाते हैं, ऊपर जाते जाते हैं, क्या होता है? तापमान घटता जाता है।
वायुमंडल में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं क्या होगा, तापमान घटेगा। अब जहां पर तापमान ज्यादा होगा, जहां पे तापमान ज्यादा होगा वहां के पार्टिकल दूर दूर होंगे। दूर दूर होने का मतलब क्या है, माध्यम कैसा होगा, विरल माध्यम होगा। तो ये वाला माध्यम कैसा है, विरल। इसके ऊपर वाला माध्यम कैसा है, सघन। फिर ये वाला कैसा होगा, विरल। इसके ऊपर वाला सघन। ठीक, तो इस तरीके से जो ऊपर वाले माध्यम होंगे सघन, नीचे वाले क्या होंगे, विरल। अब जब सघन से विरल में आएगी, जरा देखो क्या होगा। मान लो ये लाइट रे इनकी आंखों पे सीधा पड़ रही थी, तो अब ये सीधा लाइट रे यहां पर आई, लेकिन क्या सीधी आएगी, सर नहीं जाएगी, क्योंकि अपवर्तन की घटना घटेगी। अब अपवर्तन की घटना घटेगी तो ये मान लो तुम्हारा नॉर्मल है। क्या हो रहा है सर, सघन से विरल में आ रही है, नीचे वाला क्या है, विरल है। नीचे वाला क्या है, विरल है। समझ आ रही बात। तो यह जो भी माध्यम आप समझ लो, तो जब अलग माध्यम में आएगी तो क्या होगा, सर दूर हट जाएगी। क्या होगा, दूर हट जाएगी। और दूर हटेगी तो क्या बनेगा, सर जाहिर सी बात है कि इधर चली गई। अब ये आ किधर रही थी, इसकी आंखों पे आ रही थी तो दिखाई दे रहा था, जब इस लाइन पे आ रही थी तो हमें दिख रही थी। लेकिन जैसे यहां से इसकी डायरेक्शन ही बदल गई, अब ये हमें थोड़ा ना दिखेगी। तो जब ये यहां से आई तो हमें दिखी, तो हमने कहा भैया तारे जले, ठीक है। और जब ये इधर चली गई, मुड़ गई, हमें दिखाई नहीं दी, हमारी आंखों पे रोशनी नहीं पड़ी, तो हमें तारा बंद नजर आया। फिर तब तक दोनों प्रकाश की किरण इधर जा रही होगी यहां पे, ठीक है। अब ये इधर कहीं जा रही थी जो हमारी आंखों पे नहीं आ रही थी, लेकिन इसका अपवर्तन हुआ, अब ये हमारी आंखों पे आना शुरू हो गई, ठीक है। यहां से यहां तक आई, आपकी आंखों पे नहीं पड़ा, फिर इसका अपवर्तन हुआ और ये सीधी आपकी आंखों की तरफ दिखना शुरू हो गई। तो हुआ क्या, पहले तो तुम्हें ये वाली दिखी, फिर तुम्हें ये वाली दिखी, बीच में इतने में थोड़ा ना कोनो दिखी है, यहां से यहां तक क्या कोई लाइट रे दिखी, नहीं दिखी। और जब यहां से यहां तक कोई प्रकाश की किरण नहीं दिखी तो हमको नजर आता है कि तारा क्या हो रहा है। इसीलिए तारे जलते बुझते नजर आते हैं। वहां पे कोई स्विच नहीं लगी हुई कि कोई बैठ के बढ़िया मस्त मस्ती में ऑन ऑफ कर रहा है उसको, ऐसा नहीं है। वो किस लिए हो रहा है, सर इसलिए हो रहा है, ठीक है। अब इन बातों को अपने शब्दों में लिखना, या आपके पास जो भी किताब है उस किताब की सहायता से आपको इन दोनों प्रश्नों के उत्तर लिख लेने। क्लियर। तो इसी के साथ हमारा रंग बिरंगा संसार भी होता है खत्म। अब हमें इसमें मानव नेत्र बचा हुआ है। तो मानव नेत्र भैया मैं आप लोगों के लिए मैं बता दे रहा हूं, जो भी आपके पास किताब है उस पुस्तक का आप इस्तेमाल करो। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन, और साथ ही साथ दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, ये तीन आप लोग जो भी आपके पास पुस्तक है, पूरा थ्योरी है ना, तो कोई न्यूमेरिकल है ना कोई बहुत अलग चीजें हैं, इसको आराम से आप लोग पढ़ लेना। इसका कारण क्या है, इसका निवारण क्या है, ये सारी चीजें आप लोग एक बार के लिए देख लेना, ठीक। अब हम क्या करने वाले हैं, अपनी अगली क्लास में हम लोग करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। समझ रहे बातों को, चलो छापना है उतना छाप लो।